मेरा नाम रिया है। यह कहानी मेरी 5 साल पुरानी है। उस समय हम सभी एक ही घर में बहुत खुशी खुशी रहते थे। हमारी जिंदगी में इतनी खुशियाँ थी कि कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं हुई। मेरे पापा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से हमें यानी मुझे और मेरे भाई को अच्छी शिक्षा और जिंदगी दी थी। मेरी मम्मी ने हमें अच्छे संस्कार दिए थे, जिनकी वजह से हम दोनों भाई बहन हमेशा दूसरों की नजरों में आदर्श थे। मेरे भैया मुझसे 7 साल बड़े थे। मम्मी पापा उन्हें बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनसे उनकी ढेर सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। पापा चाहते थे कि भैया उच्च शिक्षा प्राप्त करें और कुछ काबिल बने, ताकि पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो सके। हमारे रिश्तेदार भी हमारी फैमिली की बहुत तारीफ किया करते थे क्योंकि हम दोनों भाई बहन अच्छे संस्कारों वाले और देखने में भी अच्छे थे। पापा की मोहल्ले और रिश्तेदारों में बहुत इज्जत थी और लोग उनसे सम्मान से बात किया करते थे। उस समय हमारी जिंदगी इतनी हसीन लगती थी कि ऐसा लगता था जैसे हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। पापा हमेशा हमारे लिए हर समस्या का समाधान पहले ही ढूंढ लिया करते थे। वे सच में बहुत अच्छे थे, पर उनकी ज्यादातर उम्मीदें भैया से जुड़ी हुई थी। पापा का मानना था कि बेटियों का काम केवल पढ़ाई पूरी करना और फिर शादी कर घर संभालना होता है, मगर मेरी सोच थोड़ी अलग थी। मैं मानती थी कि लड़कियां भी लड़कों की तरह अपने सपने पूरा कर सकती हैं। मुझे भी पढ़ाई के बाद नौकरी करने का शौक था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे उतना मौका नहीं दिया। उनका कहना था कि मेरी पढ़ाई के बाद मेरी शादी कर दी जाएगी। भैया को हमेशा फुल सपोर्ट मिलता था, चाहे वह जो भी करना चाहते। भैया की पढ़ाई पर पापा ने बहुत पैसा लगाया और जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने एक छोटी नौकरी शुरू की। शुरुआत में भैया ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन फिर भी पापा को उनसे थोड़ा सहारा मिलने लगा। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और इसीलिए पैसों की अहमियत को बखूबी समझते थे। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज थी हमारी इज्जत। पापा हमेशा मुझे यही सिखाते थे कि कभी ऐसा कुछ मत करना जिससे उनकी इज्जत पर कोई आंच आए। पापा मानते थे कि लड़कियां बहुत मासूम होती हैं और जल्दी ही लड़कों की बातों में आ जाती हैं। इसीलिए वे मुझे जॉब करने की इजाजत नहीं देते थे, पर मेरा सपना था कि मैं भी एक दिन कुछ बनूं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि अगर कभी कोई लड़का तुमसे प्यार या उल्टी सीधी बातें करने लगे तो उसकी बातों में मत आना। मैं उनके कहे शब्दों को पूरी तरह समझती थी। पापा ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आए तो कोई गलत कदम उठाने से पहले हमारे बारे में, हमारी इज्जत के बारे में जरूर सोच लेना। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी पसंद के खिलाफ जाएंगे। अगर हमें तुम्हारी पसंद सही लगी तो हम तुम्हारे लिए बेहतर फैसला करेंगे, लेकिन कभी तुम्हें अपने फैसले से निराश नहीं होने देंगे। मैं पापा की हर बात को समझती और उन्हें भरोसा दिलाती कि उनकी वजह से उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी और उनकी इज्जत को आंच नहीं आने दूंगी। मैं हर कोशिश करूंगी कि मेरे कारण उन्हें कभी कोई दुख न हो। आप मुझ पर भरोसा रखिए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हमारे समाज में सिर्फ बेटियों को ही यह सिखाया जाता है कि वे माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। ऐसा क्यों नहीं होता कि लड़कों को भी ये सब बातें सिखाई जाएं? ज्यादातर अपराध लड़कियों द्वारा नहीं बल्कि लड़कों द्वारा किए जाते हैं। लड़के ही लड़कियों पर गंदी नजर डालते हैं और उनके साथ गलत करते हैं। अगर हर माँ बाप अपने बेटों को भी यह सीख दें तो शायद समाज में लड़कियों के साथ होने वाले गलत काम कम हो जाए। हमारी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। भैया के नौकरी लगने के बाद से घर में खुशियाँ और बढ़ गई थी। पापा खुश थे कि उनका बेटा अब जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो गया है, लेकिन हाल ही में भैया के व्यवहार में कुछ बदलाव आ गए थे। वह ज्यादा बिजी रहते, देर रात घर आते और मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं करते। मम्मी को भैया की चिंता सताने लगी थी। पापा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, कहने लगे कि जवान लड़के जब काम धंधे में पड़ते हैं तो अक्सर ऐसा होता है। मैंने देखा था कि जब हम सब खाना खा रहे होते थे, भैया के पास किसी की कॉल आती रहती थी। अगर भैया हम लोगों की वजह से कॉल रिसीव नहीं करते थे तो उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ जाती थी। मुझे यकीन हो गया था कि भैया को किसी से प्यार हो गया है। यह आम बात है। जवानी की दहलीज पर लड़के लड़कियों को किसी न
न किसी का साथ चाहिए होता है। लेकिन भैया को इस समय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि पापा ने बड़ी मेहनत से उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। कुछ दिनों बाद एक दिन भैया और पापा के बीच बातचीत हो रही थी। भैया ने बताया कि उन्होंने अपनी नौकरी के अलावा अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक नया काम शुरू किया है। पापा ने उनसे पूछा, अच्छा ऐसा क्या काम कर रहे हो? भैया ने बताया कि वह एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें लोग हर महीने कुछ रकम इन्वेस्ट करेंगे। फिर हर महीने एक मेंबर की कमेटी निकाली जाएगी जिसे पूरी रकम दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वे लकी ड्रॉ भी आयोजित करेंगे। ग्रुप के मेंबरों से वे कूपन 1 रुपया में खरीदवाएंगे और लकी ड्रॉ के जरिए हर महीने कुछ लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा। जिनका कूपन नहीं निकलेगा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह वे भी पैसे कमाएंगे। यह योजना सुनने में दिलचस्प लगी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि क्या यह सही दिशा है। हमने एक नया कमेटी वाला काम शुरू किया था और मैं चाहता था कि यह काम और आगे तक बढ़े। पापा को मेरा यह आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह आइडिया तो वाकई बहुत अच्छा है। अब तुम इस काम की शुरुआत करो। कुछ लोगों को मैं इस स्कीम के बारे में बता दूंगा और हम घर वाले भी हर महीने तुम्हारी मदद के लिए पैसे दे दिया करेंगे। इस लकी ड्रॉ वाली स्कीम को पापा ने काफी सराहा और मेरे भैया का इस काम में दिमाग लगाना पापा को और भी अच्छा लगा। भैया और उनके कुछ दोस्तों ने भी इस काम में मदद की थी और धीरे धीरे इस स्कीम को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया गया। यह एक लॉटरी सिस्टम था जिसमें लोग हर महीने पैसे जमा करते थे और फिर हर महीने ग्रुप के एक सदस्य का लकी ड्रॉ निकलता था जिसे टोटल अमाउंट दिया जाता था। भैया का यह काम बहुत अच्छा चल रहा था। उनके ग्रुप में 60 से 70 लोग जुड़ चुके थे और भैया ने 10 से 10 लोगों के अलग अलग ग्रुप बना लिए थे। लोग भैया पर बहुत भरोसा करते थे और पैसे जमा कर जाते थे। कुछ हमारे मोहल्ले के लोग थे, कुछ भैया के दोस्तों के रिश्तेदार और कुछ पापा के जानने वाले भी। इस तरह भैया के पास काफी पैसा जुड़ने लगा। इस स्कीम से जुड़े लोग अलग अलग जरूरतों के लिए पैसे जमा करते थे। कुछ लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए, कुछ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और कुछ लोग मकान बनाने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। हर महीने जब किसी एक सदस्य को बड़ी रकम मिलती थी तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाती थीं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मैंने देखा कि भैया रात को फोन पर बातें करते रहते थे। कभी छत पर जाकर चैटिंग करते थे और कभी वीडियो कॉल पर किसी लड़की से बात करते थे। मैंने उस लड़की को चोरी छिपे देखा था, लेकिन यह नहीं जानती थी कि वह कौन है। भैया ने इस लड़की के बारे में हम में से किसी को कुछ नहीं बताया था। इस बीच मम्मी भैया की शादी के बारे में सोचने लगी। वह चाहती थी कि घर में बहू आ जाए ताकि मुझे भी किसी का साथ मिल सके। क्योंकि भैया मुझसे बड़े थे, इसलिए उनकी शादी पहले होनी थी। मम्मी ने जब भैया से शादी की बात की तो भैया ने साफ कह दिया कि वह अभी शादी नहीं करना चाहते। मैंने मम्मी को भरोसा दिलाया था कि भैया शायद अपनी पसंद की लड़की के बारे में बताएंगे, लेकिन भैया ने न सिर्फ शादी से इनकार कर दिया बल्कि उस लड़की के बारे में भी कुछ नहीं बताया। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। भैया ने कहा कि उन्हें शादी के लिए अभी 2 साल का समय चाहिए। मैंने भी सोचा कि इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह उनका निजी मामला था। मम्मी पापा भी इस बात पर खामोश हो गए थे। भैया का यह फैसला सुनकर हम सभी ने शादी की बात को कुछ समय के लिए टाल दिया। उधर मुझे इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी किए 6 महीने हो गए थे और मैं घर पर रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मेरे दिन बहुत सुकून से गुजर रहे थे। भैया ने अपने कमेटी के बिजनेस का ऑफिस हमारे घर की बैठक में बना लिया था। वह अपनी नौकरी से फ्री होने के बाद अपने ऑफिस में बैठते थे और उनके ग्रुप के लोग और दोस्त उनसे मिलने वहीं आते थे। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आया। मम्मी पापा को लड़का बहुत पसंद आया और लड़के वालों को भी मैं पसंद आ गई थी। वे चाहते थे कि शादी जल्दी हो जाए, लेकिन पापा जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने लड़के वालों से कहा, हम अपनी बेटी की शादी आराम और तसल्ली से करेंगे। पहले हम अपने बेटे की शादी करेंगे और उसके 1 साल बाद बेटी की शादी करेंगे। लड़के वालों को यह शर्त मंजूर नहीं थी, लेकिन वे मुझे ही अपनी बहू बनाना चाहते था। पापा चाहते तो मेरी शादी पहले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं थी कि वह जल्दी शादी करवा पाते और मैं
उनकी इकलौती बेटी थी। पापा की सैलरी से घर के महीने भर के खर्चे पूरे होते थे और जो थोड़ी बहुत बचत होती उसे मुश्किल समय के लिए बचा कर रख लिया जाता था। पापा चाहते थे कि जब मेरे भाई की नौकरी में कुछ साल हो जाएं, तब तक कुछ सेविंग्स हो जाएं। भाई अब अपनी सैलरी से आधे पैसे खुद रख लेते थे और बाकी पापा को दे देते थे। पापा ने उसी पैसे से भाई के नाम से एक कमेटी डाल दी थी जो लगभग 1 लाख की थी और उन्होंने सोचा था कि 4 साल बाद जब मेरी शादी करेंगे तो यही पैसे काम आएंगे। लड़के वालों की जिद पर मेरा रिश्ता तो तय हो गया था, लेकिन पापा चाहते थे कि मेरी शादी से पहले भाई की शादी हो जाए। मम्मी का कहना था कि घर में बहू आ जाएगी तो बेटी के जाने के बाद उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। पापा मम्मी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनकी हर बात का ध्यान रखते थे। पापा को अपने पूरे परिवार की फिक्र थी और वह नहीं चाहते थे कि कभी घर में कोई बड़ी परेशानी आए। भाई की कुछ आदतें हमें परेशान करने लगी थी। मैंने देखा था कि वह अक्सर मोबाइल पर किसी से बातें करते रहते थे और मुझे पता था कि वह किसी लड़की से बात कर रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। ऑफिस से भी पापा के पास शिकायतें आने लगी थी कि भाई काम पर ध्यान नहीं दे रहे। एक दिन पापा के एक जानकार ने उन्हें बताया कि भाई फोन पर इतना बिजी रहते हैं कि काम में मन नहीं लगाते। कई बार बॉस उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी भी दे चुके थे। जब पापा को यह बात पता चली तो वह बहुत चिंतित हो गए और भाई से बात करने का फैसला किया। उस दिन पापा ने काफी देर रात तक भाई का इंतजार किया। जब भाई घर आए तो पापा ने उनसे बात की और पूछा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? किससे इतनी बातें करते हो? ऑफिस से भी शिकायतें आ रही हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी नौकरी चली जाए। भाई ने कहा, पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ और अपना काम करता हूँ। जिसने भी आपको यह जानकारी दी है वह गलत है। पापा ने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान से काम करो। भाई ने उस दिन पापा की बातों को समझा तो सही, लेकिन उन्होंने सिर्फ समझने की एक्टिंग की थी। धीरे धीरे भाई के दोस्तों से भी उनकी दूरी बढ़ती गई जो उनसे मिलने आते थे, लेकिन भाई के पास उनके लिए भी समय नहीं होता था। मुझे भी भाई की हरकतों पर शक होने लगा था। एक दिन मैं चोरी छिपे भाई की बातें सुनने के लिए उनके कमरे के बाहर खड़ी हो गई। मैंने सुना कि वह रात को देर तक किसी लड़की से फोन पर बातें कर रहे थे जिससे वह प्यार करते थे। मैंने भैया को अक्सर यह कहते सुना था, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा सब कुछ कुर्बान है। मैं तुम्हारे प्यार में इतना डूब चुका हूँ कि यह सारी दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। भैया के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। आखिर वो कौन सी लड़की थी जिसने भैया को इतना पागल कर दिया था? मुझे लगा कि यह सिर्फ लवर्स की बातें होंगी और मैंने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे पता ही नहीं था कि भैया के ये शब्द सच साबित होने वाले थे। भैया उस लड़की के लिए सच में सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, पर वह लड़की कौन थी और वह भैया से ऐसा क्यों करवा रही थी? क्या वह भी भैया से सच्ची मोहब्बत करती थी? इन सवालों का जवाब मुझे जल्दी ही मिल गया, क्योंकि भैया ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हम सभी बहुत बड़ी परेशानी में आ गए। हमें भैया से कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने देखा कि भैया अब उन लोगों से भी ठीक से बात नहीं कर रहे थे जिनकी स्कीम से वह जुड़े हुए थे। भैया ने उन लोगों से बड़ी रकम का वादा किया था, जैसे कि कमेटी डालने में होता है। हर महीने लकी ड्रॉ होता जिसमें लोग कूपन खरीदते और कुछ लोगों को गिफ्ट मिलते, कुछ लोगों को फायदा होता और कुछ को नुकसान। लेकिन यह लकी ड्रॉ था, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। लेकिन अब भैया ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। पापा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भैया पर बहुत गुस्सा किया, पर भैया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हम समझ नहीं पा रहे थे कि भैया को आखिर क्या हो गया था। फिर एक रात जब मम्मी पापा अपने कमरे में सो रहे थे और मैं अपने कमरे में जागी हुई थी, मुझे भैया के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। भैया का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में था। मैंने पहले तो इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब आवाजें लगातार आने लगी तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया और देखने के लिए बाहर निकली।
भैया के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने चुपके से झाँका तो देखा कि भैया अपना बैग पैक कर रहे थे। अलमारी से कपड़े निकालकर बैग में रख रहे थे। यह देखकर मैं चौंक गई। आखिर भैया इस वक्त कहाँ जा रहे थे? मुझसे यह बाहर खड़े होकर देखा नहीं गया, इसलिए मैंने दरवाजा खोला और भैया के कमरे में चली गई। मुझे अचानक देखकर भैया घबरा गए। उन्होंने कहा, तुम अभी तक सोई नहीं हो? मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपके कमरे से आवाज सुनी तो देखने आ गई कि आप क्यों जाग रहे हो। यह पैकिंग क्यों कर रहे हो? आपको कहीं जाना है? भैया ने घबराते हुए कहा, हाँ, मुझे काम के सिलसिले में जाना है। मैंने कहा, कौन से काम के सिलसिले में? नौकरी तो आप छोड़ चुके हो और स्कीम का काम भी ठीक से नहीं चल रहा। लोग पापा से आपकी शिकायत कर रहे हैं। भैया ने धीरे से कहा, धीमी आवाज में बात करो, कहीं मम्मी पापा न उठ जाएं। मैंने उनसे पूछा, भैया आप मम्मी पापा को अपने जाने की खबर नहीं दोगे? भैया बोले, नहीं, अभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम सुबह बता देना कि मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ। 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा। मैंने फिर पूछा, भैया आप मम्मी पापा से ये बात क्यों छुपा रहे हो? और अगर आपको जाना ही था तो रात में जाने का क्या मतलब? भैया थोड़े झुंझला कर बोले, तुम कितने सवाल करती हो, चुप हो जाओ। मम्मी पापा से मैं खुद बात कर लूँगा। मैंने फिर सवाल किया, अच्छा आप कितने दिन में वापस आओगे? इतना सारा सामान लेकर क्यों जा रहे हो? क्या वहीं पर शिफ्ट हो जाओगे? भैया नाराज होकर बोले, खामोश हो जाओ, तुम बहुत सवाल करती हो, चलो जाओ अपने कमरे में। मैंने फिर से कहा, नहीं भैया, आप मेरे सवालों का जवाब दो। भैया बोले, सुबह सब बता दूंगा, अभी जाओ। और फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर कर दिया। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे बहुत बदल चुके थे, जाने वे कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। इन्हीं विचारों में डूबते डूबते मैं सो गई। सुबह जब उठी तो दिन के 9 बज चुके थे। फ्रेश होकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, देखा कि भैया का कमरा खाली था। मुझे शक हुआ कि भैया चले तो नहीं गए। मैं मम्मी से पूछने के लिए रसोई में गई। मम्मी से पूछा, मम्मी क्या भैया जा चुके हैं? मम्मी ने मुझे अनजान नजरों से देखा और कहा, तुम्हारा भाई कहाँ जाएगा? वो तो अपने कमरे में सो रहा है। मैंने कहा, नहीं मम्मी, भैया कमरे में नहीं है। मम्मी ये सुनकर चौंक गई और बोली, कहाँ गया होगा वह इतनी सुबह सुबह? उसने तो नाश्ता भी नहीं किया। मैंने मम्मी को बताया कि कल रात भैया अपना सामान पैक कर रहे थे, जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रहे हों। मैंने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया और कहा कि वे मम्मी पापा को सब बता देंगे। मम्मी ने फौरन भैया को कॉल किया, लेकिन भैया का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। मम्मी घबरा गई और पापा को जाकर बताया। पापा भी सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने अपने भाई से नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रहा है? मैंने बताया कि मैंने पूछने की कोशिश की थी, पर भैया ने कुछ नहीं बताया। पापा बोले, तुमने हमें रात में क्यों नहीं बताया? हम उसे उसी वक्त रोक लेते। मैंने कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि भैया आप दोनों को बताए बिना ही चले जाएंगे। पापा भी लगातार भैया का नंबर डायल कर रहे थे, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। मैंने भी कई बार कॉल किया, पर कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सभी भैया को लेकर बहुत परेशान हो गए थे। मैंने पापा को बताया कि भैया ने कहा था कि वे काम के सिलसिले में जा रहे हैं और 2 दिन में वापस आ जाएंगे, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। पापा बोले, आखिर ऐसा कौन सा काम आ गया जिसके लिए वह बिना बताए चला गया? पापा ने भैया के सभी दोस्तों से बात की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। फिर पापा को याद आया कि भैया के एक दोस्त का नंबर पड़ोस वाले अंकल के पास है। पापा तुरंत अंकल के घर गए और उनका नंबर लिया। जब पापा ने उस दोस्त को कॉल किया तो उसने भी कहा कि उसे भैया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसने एक बात बताई जिसने पापा को चौंका दिया। उसने बताया था कि अंकल, आपका बेटा दीप्ति नाम की एक लड़की से प्यार करता था। दीप्ति ने उसे अपनी मोहब्बत में ऐसा दीवाना बना दिया था कि उसे उसके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। 1-2 बार आपका बेटा बातों ही बातों में मुझे यह बता चुका था कि वह दीप्ति को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। बस इतना ही मुझे पता था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। जब पापा ने यह सुना तो वह घबरा गए। उन्होंने हम सबको यह बात बताई तो हम भी बहुत परेशान हो गए। मम्मी कहने लगी, मैंने तो उससे उसकी पसंद के बारे में पूछा था। अगर उसे वह लड़की पसंद थी तो हमें भी बता सकता था। अगर वह सच में उस लड़की को लेकर भाग गया है तो उसने बहुत गलत किया है।
हम उसके लिए उस लड़की को अपने घर की बहू भी बना सकते थे। फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? मैंने मम्मी को समझाने की कोशिश की। हो सकता है भैया के दोस्त को गलतफहमी हो गई हो, या फिर भैया सच में अपने काम के सिलसिले में गए हो और उनके दोस्त को ऐसा लगा हो कि वह लड़की को लेकर भाग गए। पापा भी बोले, हाँ तुम सही कह रही हो। अगर वह अपने काम के सिलसिले में ही कहीं गया है तो वापस जरूर आएगा। हमने लगभग 1 हफ्ते तक भगवान से हर दिन प्रार्थना की और भैया का इंतजार किया, मगर 1 हफ्ता बीत गया और ना तो भैया से कोई संपर्क हो पाया और ना ही वह घर वापस आए। हम पहले से ही काफी परेशान थे, ऊपर से भैया की स्कीम से जुड़े लोग हमें बहुत तंग कर रहे थे। वे बार बार पूछते थे कि कमेटी कब खुलेगी और किसे मिलेगी। यह सारा काम भैया ही संभालते थे, हम कुछ नहीं जानते थे। महीना बीतने को था और सब लोग अपने पैसे मांग रहे थे, लेकिन कमेटी खुलने से पहले ही भैया चले गए। पापा को लगा कि भैया की अलमारी में शायद इन लोगों के पैसे होंगे, लेकिन जब हमने पूरा कमरा छान मारा तो एक पैसा भी नहीं मिला। इसका मतलब था कि भैया उन लोगों के सारे पैसे लेकर चले गए थे। लोग पापा को धमकियां देने लगे। वे कहते, तुम्हारा बेटा कहाँ है और उसका नंबर क्यों नहीं लग रहा? अगर वह हमारे हाथ लग गया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। पापा कई दिनों तक उन्हें टालते रहे, कहते रहे कि वह काम के सिलसिले में गया हुआ है, जल्द आ जाएगा। मगर जब भैया नहीं लौटे तो वे लोग पापा के पीछे पड़ गए और कहने लगे कि हमें अपने पैसे तुमसे चाहिए। पापा बहुत परेशान हो गए थे। यह रकम छोटी नहीं थी। लोग हर महीने लगभग 45 लाख रुपए भैया को देते थे और उसी के हिसाब से वह उनकी कमेटी निकालते थे। मेरे पापा की 1 महीने की सैलरी भी इतनी नहीं थी। पापा तो खुद मेरी शादी के लिए सेविंग कर रहे थे और इसीलिए भैया की स्कीम से जुड़े थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका अपना बेटा उनके पैसे भी लेकर चला जाएगा। स्कीम से जुड़े लोगों ने पापा का जीना दुश्वार कर दिया। वे पापा को चोर कहने लगे और धमकी देने लगे कि अगर उनका बेटा कहीं मिल गया तो उसकी जान ले लेंगे। पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर लोग अब किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। एक दिन गुस्से और निराशा में पापा ने अपनी जान लेने की कोशिश की। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था। मुझे ऐसा लगा जैसे अगर मेरे पापा इस दुनिया से चले गए तो मेरी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया थे, उनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी हो जाती। पापा को समझाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह हालात से बहुत तंग आ गए थे। एक इज्जतदार इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और इज्जत से जी हो और उसका बेटा उसकी इज्जत को यूं तार तार कर दे तो वह इंसान खुदकुशी ना करे तो क्या करे। हमारी जिंदगी अचानक से बदल गई थी। मम्मी की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी और भैया ने जो किया था उसका असर हमारे पूरे परिवार पर पड़ा। स्कीम के धोखाधड़ी करने वालों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। वे लोग हमें ताने देते, जलील करते और हमने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। पापा भी अब काम पर नहीं जा रहे थे और धीरे धीरे लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा था। उनके ताने और जुल्म हमारे सहने की हद से बाहर हो चुके थे। मेरा रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ था उसके घर वालों तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि भैया लोगों के पैसे लेकर भाग गया है। इस वजह से उन्होंने भी हमसे रिश्ता तोड़ लिया। यह बात पापा को बहुत आघात पहुंची। उस दिन पापा और मम्मी बहुत रोए थे। उन्हें मेरी फिक्र सता रही थी। हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं थी, बस मम्मी के गहने और वह घर ही था जिसमें हम रह रहे थे। पापा ने फैसला किया कि लोगों का कर्ज उतारने के लिए घर बेचना पड़ेगा। वह घर जिसे पापा ने बड़ी मेहनत से बनाया था और मम्मी ने अपनी पसंद से सजाया था, उसे हमें बेचना पड़ा। पापा ने उस पैसे से सभी का कर्ज चुका दिया, लेकिन इससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। हमने वह मोहल्ला छोड़ दिया और एक छोटे किराए के घर में आ गए। पापा बहुत परेशान रहने लगे थे, हमेशा उदास रहते और यह सोचते कि उनका बेटा कैसे उनकी इज्जत मिट्टी में मिला गया। मैंने पापा को ढांढस बंधाया और कहा, पापा चिंता मत कीजिए, अगर भैया ने आपको धोखा दिया है तो क्या हुआ, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आपने मुझे हमेशा कहा था कि तुम नौकरी मत करो, पर अब मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। पापा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हारे पढ़ने से क्या होगा। मैंने उनसे
कहा, पापा मुझे पढ़ने दीजिए, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ और इस बदनामी के धब्बे को हमारी जिंदगी से मिटाना चाहती हूँ। पापा बोले, बेटा हमारे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, पापा मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए थे, उनसे मैं अपना एडमिशन ले लूंगी। मैंने एक महंगे कॉलेज में नहीं बल्कि अपनी स्थिति के अनुसार एक कॉलेज में दाखिला लिया और कड़ी मेहनत शुरू कर दी। दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में कुकिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती। मेरी बनाई डिशेस लोगों को पसंद आने लगी और इस तरह से धीरे धीरे मुझे कुछ आमदनी होने लगी। इन पैसों से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पापा ने भी एक नई नौकरी ढूंढनी शुरू की और हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। नए मोहल्ले में लोग हमें ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए हमें ज्यादा सवालों का सामना नहीं करना पड़ा। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मैंने नौकरी करते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखी क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरा सपना था कि मैं वापस अपना घर खरीद सकूं, क्योंकि किराए के घर में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे मैंने और पापा ने मिलकर हालात को संभाला और जिंदगी को एक नई दिशा दी। मैंने भगवान से ढेरों प्रार्थनाएं की और कड़ी मेहनत भी की, जिसके चलते मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। कहते हैं, जब इंसान लगन और ईमानदारी से कोई काम करता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। मैंने भी अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए जी जान से मेहनत की थी। मेरी सरकारी नौकरी लगने की वजह से रिश्ते भी आने लगे थे और मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। जब लड़के वाले मुझे देखने आए तो मैंने साफ कह दिया था कि मैं शादी कर लूंगी, लेकिन शादी के बाद भी मैं अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं जॉब करती रहूंगी और अपनी सैलरी अपने पेरेंट्स को दूंगी। मुझसे ऐसी उम्मीद न रखें कि मैं शादी के बाद अपने पेरेंट्स को भूल जाऊंगी या कभी कभार ही मायके आऊंगी। मेरे पेरेंट्स का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे हमेशा उनके साथ रहना है। मेरी इस शर्त से मेरे पापा भी नाराज हो जाते थे और लड़के वालों को भी यह बात सही नहीं लगती थी। इसी वजह से मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। मैंने मम्मी पापा से कह दिया था कि मैं शादी तभी करूंगी जब कोई मेरी इन शर्तों को मान लेगा। इस बीच 5 साल हो चुके थे और मेरे भाई का अब तक कोई पता नहीं चल पाया था, लेकिन यह बात पक्की हो गई थी कि वह उस लड़की के साथ भाग गए थे और बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर चले गए थे जो उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। मम्मी पापा ने ठान लिया था कि वह कभी भी भाई को माफ नहीं करेंगे। एक दिन अचानक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने जब फोन उठाया तो हैरान रह गई। यह कॉल मेरे भाई की थी और वह फोन पर रो रहे थे। उन्होंने कहा, निशा मुझे पता है कि तुम सबको मेरी गलती का पता चल गया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अब मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तुम सब से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुरंत कह दिया, हमारा अब आपसे कोई संबंध नहीं है। आपकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई है। आपने हम सब का भरोसा तोड़ा। भाई ने कहा, उस लड़की ने मुझे लालच दिया था कि हम लोग पैसों के साथ भाग जाएं और अपने घर वालों को कभी मत देखें। मैं उससे प्यार करता था और उसकी हर बात मानता था। मैंने सोचा था कि ढेर सारे पैसे होंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन जब से हमने शादी की वह बीमार रहने लगी। सारा पैसा उसके इलाज में चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। पापा से कहना कि वह मुझे माफ कर दे और घर में जगह दे दे। मैंने गुस्से में कहा, कौन सा घर? आपने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें लोगों का कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। अब हमारी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। भाई ने कई बार कॉल की, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने यह बात मम्मी पापा को भी नहीं बताई क्योंकि मैं उन्हें और तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। मम्मी पापा ने तो वैसे भी ठान लिया था कि अगर भाई कभी उनके सामने भी आ जाए तो वह उसे बेटा नहीं कहेंगे। कई सालों की मेहनत के बाद मैंने अपनी कमाई से एक छोटा सा घर खरीद लिया। पापा बहुत खुश हुए और उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे पढ़ाई छुड़वाकर और जॉब न करने देकर बहुत बड़ी गलती की थी। उन्हें समझ आ गया कि लड़कियां गलत नहीं होती, बल्कि उनके साथ गलत होता है। लड़कियां अपने घर वालों का वह सहारा बनती है जो उन्हें मुश्किल
मुश्किलों से निकाल देती है। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत खुश थे। फिर एक दिन मुझे एक ऐसा साथी मिल गया जिसने मेरे मम्मी पापा को भी अपने पेरेंट्स की तरह माना। जब मैंने उसे अपनी शर्तें बताई तो उसने बिना किसी आपत्ति के उन्हें स्वीकार कर लिया। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह भी हमारे साथ ही रहने लगा। अब हम दोनों जॉब करते हैं और वह अपनी कमाई मेरे पापा के हाथ पर रख कर कहता है कि आप ही मेरे पिता हैं। मेरी शादी उसी लड़के से हो गई और वह मुझे बहुत प्यार करता है। अब हम सब एक ही घर में एक ही परिवार की तरह खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हम भाई को कभी याद नहीं करते क्योंकि अब हम अपनी जिंदगी में वह बुरे दिन फिर से नहीं लाना चाहते जिनसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आप